वो भी अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता सका। शारिक चौंक गया। ये तशवीशनाक खबर थी। फिर क्या हुआ जी? उसे तो बंद कर दिया गया होगा, वो बोला। उसे बंद करके क्या लेना था, छोड़ दिया उसे, पुलिस वाले ने जवाब दिया। सुना है शारिक और सबीना की गिरफ्तारी पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। शारिक बोला, हाँ इनाम तो है, लेकिन अपनी ऐसी किस्मत कहाँ के शारिक को गिरफ्तार कर सके। एक पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए था। बुझी शारिक समझकर पकड़ दो संतरी बादशाह, तुम्हें 20 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। शारिक ने हंसते हुए कहा, बड़ा शौक है भाई तुम्हें जेल जाने का, पुलिस वाला बोला। बस अब रोक लो रिक्शा, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। आगे सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2-3 मुसल्लह पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने उनके करीब रिक्शा रोक लिया। सड़क पर खड़ा हुए पुलिस वाला उसकी तरफ आया, लेकिन पुलिस वालों को रिक्शे से उतरते देखकर वो रुक गया। शारिक मुस्कुरा दिया था। उसे हाथ उठाकर पुलिस वालों को सलाम दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। शारिक दिली दिल में मुस्कुरा रहा था। पुलिस वालों ने उसे छलावा बढ़ा दिया था। वो तकरीबन 2 मील तक सफर के दौरान उनसे बातें करता रहा था और पुलिस वाले उसे पहचान नहीं सके थे। अखबारों में उसकी जो तस्वीर शाये हुई थी वो बहुत पुरानी थी। वदूदा उलिया में कोई आम आदमी उसे पहचान नहीं सकता था। पुलिस वालों के पास उसकी तस्वीर के अलावा उसकी शनाख्त का कोई जरिया नहीं था और जाहिर है वो तस्वीर भी हर पुलिस वाले के पास नहीं थी। शारिक जब कोठी पहुंचा तो रात का 1:30 बज रहा था। दरवाजा तफील ने खोला। शारिक रिक्शे तो लेकर अंदर आ गया और उसे गैराज के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हें तो कल वापस आ जाना था, शारिक तफील की तरफ देखते हुए बोला। मुझे डॉक्टर नहीं मिला था, इसलिए मुझे रात वहीं रहना पड़ा, तफील ने कहा। शारिक अंदर आ गया। दरवाजा रजिया ने खोला। शारिक ने उसे 9 लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सो रहा है। शारिक ने समीना वाले कमरे में जाकर देखा। समीना और शाह पर ये दूसरी से लिपटी हुई सो रही थी। शारिक दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिर गया। वो बहुत थका हुआ था, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। बोनकी से शारिक की मुलाकात सुबह हुई। भवारी ने वॉकिंग से निचोड़ कर रख दिया था। शारिक कुछ देर तक उससे बातें करता रहा। फिर उसने डॉक्टर अहमद को फोन कर दिया। डॉक्टर अहमद इस गिरोह का पुराना और काबिल एतमाद आदमी था। शारिक एक मरतबा जब जख्मी हुआ था तो मासी मेरा के घर पर डॉक्टर अहमद ही ने उसका इलाज किया था। मुगिनो के दूसरे आदमी तो अभी इलाज करता रहा था। शारिक ने फोन पर डॉक्टर अहमद को 9 नक्के के बारे में बताया और पोटी का पता समझाने के बाद फोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर अहमद पहुंचा। उसने तफसील से 9 नक्के का मुआयना किया। फैसलाबाद वाले डॉक्टर की रिपोर्ट और उसके लिखे हुए नुस्खे देखे। फिर एक नया नुस्खा लिखकर शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, इन दवाओं के इस्तेमाल से 1-2 दिन में बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई रोज लगेंगे। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। शारिक ने तफील को बेलकर लिबर्टी मार्केट से दवाएं मंगवा ली। डॉक्टर अहमद अभी वहीं था। वो देर तक शारिक से शहर के हालात के बारे में बातें करता रहा। उसका तजिया ये था कि राया माँ हाजी और हुकूमत के खिलाफ थी। अवाम को इस बात का गुस्सा था कि हाजी तो सामने मौजूद है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। पुलिस शारिक और समीना ही के पीछे क्यों पड़ी है। डॉक्टर अहमद के जाने के बाद शारिक 9 लड़के के पास बैठा बातें करता रहा। शारिक 2-3 दिन घर से नहीं निकला। डॉक्टर अहमद 9 लड़के को देखने के लिए दिन में 1 मरतबा जरूर आता। करीर भी टेलीफोन पर उसे रोजाना शहर की सूरत हाल से आगाह कर रहा था और फिर शारिक को वो इतला भी मिल गई जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। इस वक्त रात के 9 बजे थे। समीना रदिया के साथ मिलकर बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। शारिक को दरवाजे में देखकर समीना मुस्कुरा दी। भूख लग रही है, बस अभी 10 मिनट में खाना लग जाएगा। भूख भी लग रही है और एक जरूरी काम से भी जाना है, इसलिए खाने का मामला अगर जल्दी हो जाए तो बेहतर है, शारिक कहकर अपने कमरे में आ गया। उसके 2 मिनट बाद समीना भी वहां पहुंच गई। क्या जरूरी काम है, कहाँ जाना है, उसने पूछा। कसूर, बल्कि उससे भी आगे। शारिक ने कहा, इंस्पेक्टर उस्मान से इतला मिली है कि हाजी के आदमी आज रात 1 बजे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना लेकर हुसैन वाले के करीब से भारत की सरहद पार करेंगे। उस पार्टी की क़यादत हाजी का दामाद अब्दुल शकूर करेगा। हमने उन्हें सरहद पर पहुंचने से पहले ही रोकना है। गुड। समीना की आंखों में चमक सी उभर आई। हमारे साथ और कौन कौन जाएगा? पप्पू और जफरी के अलावा शाहबरी भी हमारे साथ होगी। शाहबरी इस मिशन में अहम रोल अदा करेगी। सब लोग इकट्ठे जाएंगे? समीना ने सवारिया निगाह महसूस की तरफ देखा। नहीं। शारिक ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं जफरी और पप्पू को फोन कर दूंगा, वो हमसे पहले कसूर पहुंच जाएंगे और एक मुकर्रर जगह पर हमारा इंतजार करेंगे। हम भी खाना खाते ही रवाना हो जाएंगे। खाना तकरीबन तैयार हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। तुम शाहपरी को बता दो, मैं खाना निकलवाती हूँ। समीना कमरे से निकल गई। उसके थोड़ी देर बाद शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। उसे समीना ने भेजा था, कहीं जाना है? उसने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल जाएंगे, शारिक ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, यह मिशन खतरनाक होगा, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तुम्हारे लिए जान की परवाह कब किया है मैंने? शाहपरी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, शारिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल जाएंगे।
शाहपरी उसकी तरफ देखती हुई चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद खाना मेज पर लग गया। शाहपरी ने वही पुराना अफगानी लिबास पहना था जो उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। इस वक्त ये लिबास उसने शारिक की फरमाइश पर पहना था। खाने के बाद समीना ने भी लिबास बदल लिया। उसने इसमें मामूल जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। ये लिबास गोया उसका ट्रेड बनकर रह गया था। अखबारात में जब भी उसके बारे में कोई खबर शाये होती, जीन्स और टी शर्ट का हवाला जरूर दिया जाता। तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं गाड़ी ले आता हूँ। खाने के बाद शायर मेज से उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम हाजी बारी गाड़ी की बात कर रहे हो जो दूसरी कोठी के गैराज में खड़ी है। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। लेकिन तुम ये शायद भूल गए हो कि हाजी ने उस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवा रखी है और हर पुलिस वाले के पास उसका नंबर मौजूद होगा। अगर रास्ते में किसी ने उसकी गाड़ी को चेक कर लिया तो मैंने एक तरीका सोच लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, अलबत्ता तुम दोनों को बुर्का पहनना होगा। वो तो हम पहन ही लेंगे, समीना ने कहा, लेकिन गाड़ी यहाँ लाने की बजाय हम तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं से निकल जाएंगे। तो ठीक है चलो, शारिक ने कहा। समीना ने बुर्का पहन लिया और शाहपरी में चादर ओढ़ दी जो बुर्के की तरह थी। माँ जी और रविया उन्हें बातें करते करते तैयार होते देखती रही, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। माँ जी बिलाकर शारिक ने खुद ही कहा, हम शहर से बाहर जा रहे हैं, वापसी सुबह तक होगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। हजला के सपुर्द बेटा, माँ जी ने दुआएं दी। वो तीनों कोठी से निकलकर गलियों में चलने लगे। उस वक्त अदरचे रात के 9:45 बजे थे, लेकिन गलियों में लोगों की आमदोरफ्त बराए नामी थी। अगर मुतवस्त तबके का इलाका होता तो गलियों में रौनक होती, लेकिन मसीह हरीज कोठियों पर मुश्तमिल इस इलाके में शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा जाता था। वो तकरीबन 15 मिनट बाद कोठी पहुंच गए। शमीना चाबियां लेकर आई थी। शाहपरी इस कोठी को भी हैरत से देख रही थी। शारिक अंदर दाखिल होकर अंदरूनी कमरे से गैराज में पहुंच गया। उसने कार का इंजन स्टार्ट करके उसे चेक किया। इंजन बेहतरीन हालत में था, अलबत्ता टैंकी में पेट्रोल कम था। शारिक ने गैराज का गेट खोलकर गाड़ी बाहर निकाल कर रोकी और नीचे उतरकर दोबारा गैराज में दाखिल हो गया। गेट बंद करके वो अंदरूनी कमरे में आ गया। शारिक का गैर मामूली पिस्तौल उसी कोठी में था और आजी के साले अलियास का पिस्तौल भी यहीं था। वो पिस्तौल उसने समीना के हवाले कर दिया और अपना पिस्तौल शर्ट के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। उसका हुई आप भी ड्राइवरों जैसा ही था। गाड़ी कोठी के गेट से निकालकर समीना ने गेट को ताला लगाया और शारिक की हदायत के मुताबिक वो भी पिछली सीट पर शाहपरी के साथ बैठ गई। उन दोनों ने चेहरे इस तरह ढांप रखे थे कि सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। शारिक गाड़ी को अचले की तरफ ले आया और उसे शहर से बाहर जाने वाली फिरोजपुर रोड पर मोड़ दिया, लेकिन उस सड़क पर तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद शारिक को गाड़ी की रफ्तार हल्की कर लेनी पड़ी। 3 पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने इधर उधर देखा, आसपास पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। शारिक ने पुलिस वालों के करीब पहुंचकर कार रोक ली। उनमें 2 कांस्टेबल थे और एक एएसआई। कांस्टेबलों के पास राइफल थी और नौजवान एएसआई के हाथ में रिवाल्वर नजर आ रहा था। एएसआई बड़ी गहरी नजरों से कार की नंबर प्लेट देख रहा था। फिर वो शारिक वाली साइड पर आ गया। पीछे उतरो, ये गाड़ी किसकी है? पुलिस ऑफिसर के लहजे में हल्की सी हुर्राहट थी। ये गाड़ी हाजी अफजाल की है सर जी। शारिक ने नीचे उतरकर जवाब दिया। तुम कौन हो? एएसआई ने उसे घूरा। मैं हाजी अफजाल का ड्राइवर हूँ सर जी, और ये उनके दर की बीबियां हैं, इन्हें गांव लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बात क्या है सर जी? शारिक बोला। थाने में इस गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ऑफिसर बोला। ओह, शारिक के मुंह से बेगचार गहरा सांस निकल गया। ये गाड़ी आज सुबह ही मिल गई थी और हाजी साहब ने एसपी साहब को इसकी बाजियाबी की इतला भी दे दी थी। आप चाहें तो उसकी तस्दीक कर लें। यहाँ आसपास कोई टेलीफोन तो जरूर होगा। तुम्हें ये गाड़ी लेकर हमारे साथ थाने चलना होगा ताकि इस गाड़ी के बारे में तस्दीक की जा सके, एएसआई ने कहा। फिर दिमाग तो ठीक है थानेदार। शारिक एकदम मत्थे से उखड़ गया। हाजी अफजाल के घर की बीबियों को थाने ले जाएगा? तुम हाजी को जानते नहीं? मजंग के थानेदार ने हाजी के घर पर छापा मारने की हिमाकत की थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अपनी हिमाकत पर आज तक वो रो रहा है। क्या तुम भी यही चाहते हो? के उसका लहजा बदला बदला देखकर एएसआई गड़बड़ा गया। मैं इन खवातीन को नहीं थाने ले जाना चाहता, मैं तो गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। शारिक गाड़ी में बैठते हुए बोला। हिम्मत हो तो रोक लो, और गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहती हो तो एसपी को फोन कर लो। ये कौन बदतमीज है ड्राइवर? पीछे बैठी हुई समीना ने ऊंची आवाज में कहा ताकि पुलिस ऑफिसर भी सुन ले। नया नया भर्ती हुआ है बेगम साहिबा, शारिक ने जवाब दिया। इसे अभी मालूम नहीं कि बड़े आदमियों के ड्राइवरों के साथ कैसे बात की जाती है। इसका नाम मालूम कर लो, सुबह वापिस आकर मैं खुद एसपीसी इसकी शिकायत करूंगी, समीना ने कहा। माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा, एएसआई खिड़की पर झुकते हुए बोला। मुझे मालूम नहीं था कि बताने के बावजूद तुम जिद कर रहे हो। समीना ने नागवार से लहजे में उसकी बात काट दी। गाड़ी चलाओ ड्राइवर, आखिरी लफ्ज उसने शारिक से मुखातिब होकर कहे थे। शारिक ने इज्जत स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी और पुलिस वाले गाड़ी को देखते ही रह गए।
कैसी रही बेगम साहिबा जी? शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। जवाब में समीना और शाहबरी ने जोरदार कहका लगाया। शारिक भी उनके साथ कहके में शामिल हो गया। बाद में जब इसे पता चलेगा कि इस गाड़ी में समीना और शारिक थे तो शायद वो अपने आप को गोली मार लेगा, समीना ने कहा। शारिक ने जवाब देने की बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं कोई आबादी भी नजर आ जाती थी जहाँ मदब रोशनियां नजर आ रही थी। शारिक कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। कसूर शहर अभी दूर ही था कि फिजा में चमड़े की बू महसूस होने लगी। कसूर वालों का ये बहुत बड़ा अलमिया था कि इस शहर के अंदर गिरदोनवा में छोटी बड़ी बेशुमार फैक्ट्रीज थी। चमड़ा साफ करने और रंगने के उन कारखानों की वजह से एक तरफ फिजा में आलूदगी थी तो दूसरी तरफ आबादी के अंदर और उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। रिहायशी इलाकों की गलियों में और हर तरफ गंदे पानी के जोड़ थे। उस जोड़ों में कारखानों से बहने वाला वो पानी जमा होता रहता था जिसमें केमिकल शामिल होते थे। उस आलूदा पानी की वजह से नाज़िक शहरियों की सेहत मुतासर हो रही थी, बल्कि आसपास की जरिए राजी भी वीराने में तब्दील होती जा रही थी। केमिकल मिला वो ये गंदा पानी जमीन में जज़ब होकर पीने के पानी में भी शामिल हो रहा था, जिससे इस शहर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही थी। इस शहर के बासी आए दिन एहतजाज करते रहते थे, मगर हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। शहर में दाखिल होने की बजाय शारिद ने गाड़ी को उस सड़क पर घुमा लिया जो शहर के बाहरी से होती हुई दूसरी तरफ जाकर गंडा सिंह वाला और हुसैन वाले की तरफ जाने वाली सड़क से मिल जाती थी। हवा में बदबू इस कदर शदीद थी कि समीना और शाहपरी ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया था। शहर से कई मील दूर निकल जाने के बाद उन्होंने सुकून का सांस लिया। तौबा, कितनी गंदगी है इस शहर में, समीना बोली। ये गंदगी और फिदाई आलूदगी चमड़े के उन कारखानों की वजह से है। ये गंदगी और फिदाई आलूदगी चमड़े के उन कारखानों की वजह से है जिनकी यहाँ भरमार है। मुझे तो हैरत है कि यहाँ के लोग जिंदा कैसे हैं, शारिक ने कहा। उसने कार की रफ्तार कम कर ली। एक तो सड़क टूटी फूटी थी और दूसरे उसे एक खाली जगह की तलाश थी। वो सड़क के किनारे हाथ संगे बील को बड़े फोर से देख रहा था। बिलादर उसने एक जगह गाड़ी रोक ली। सड़क से जरा हटकर खेतों में एक खंडरनुमा मकान नजर आ रहा था। शारिक ने गाड़ी रोककर 2 मरतबा हेडलैम्प्स जलाए बुझाए। उसके थोड़ी देर बाद 2 आदमी खंडर से निकलकर सड़क पर आ गए। उन दोनों के हाथों में कलाशिनकोव राइफलें थी। वो जफरी और पप्पू थे। आधा घंटा बाकी है, जफरी ने कार के डैशबोर्ड पर लगी हुई घड़ी देखते हुए कहा। आने से पहले मैंने फोन करके इंस्पेक्टर उस्मान से तस्दीक कर ली थी। उसकी इतला यही है कि सुरमई रंग की पेजरो ठीक 1 बजे रात गंडा सिंह वाला पहुंचेगी। पेजरो में 3 आदमी होंगे। एक आदमी गंडा सिंह वाला से उनके साथ शामिल हो जाएगा और वो लोग हसैन वाले से तकरीबन 20 मील बाईं तरफ सूखे दरिया से सरहद पार करेंगे। ये कन्फर्म है कि वो लोग इसी रास्ते से आएंगे, शारिक ने पूछा। हाँ, जफरी ने इस बात में सर हिलाया। गंडा सिंह वाला यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, जफरी ने कहा। ठीक है, हम यहीं पर उनका इंतजार करेंगे, शारिक ने कहा। वो तार को खेतों की तरफ मोड़ दिया। 3-4 कमरों पर मुश्तमिल वो मकान बिल्कुल खंडर था। छत किसी कमरे की नहीं थी, चंद दीवारें भी टूटी हुई थी। शारिक ने कार खंडर के पीछे ले जाकर इस तरह खड़ी कर दी कि वो दीवारों के पीछे छुप गई। सड़क के दूसरी तरफ से कार को देखा नहीं जा सकता था। वो तीनों भी कार से उतर आए। समीना ने बुरका और शाहपरी ने चादर उतारकर कार की पिछली सीट पर डाल दी। शारिक उन सबको समझा रहा था कि उन्हें क्या करना है। शाहपरी को सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी का सामना था। डरना मत, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम तुमसे चंद गज के फासले पर होंगे। उन लोगों को कुछ समझने का मौका दिए बगैर हम उन पर काबू पा लेंगे। तुम फिक्र मत करो, शाहपरी मुस्कुराते हुए बोली। मैं उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं दूंगी। अगर मेरे सामने खड़े रहकर वो अपने आवाज पर काबू पा लें तो मेरा नाम बदल लेना। उसने अचानक ही अपनी कमीज के गिरेबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया और उसकी फराग नुमा कमीज पेट तक फट गई। जफरी और पप्पू बदआवाज होकर उसकी तरफ देखने लगे। फिर वो रुख बदल कर बैठ गए। समझ गया तुम क्या करना चाहती हो, शारिक शाहपरी को बूढ़ते हुए बोला। फिलहाल कमीज ठीक कर लो। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कमीज के दोनों फटे हुए किनारे पकड़कर उन्हें सीने पर समेट लिया। वो सब कसूर से आने वाली सड़क की तरफ देख रहे थे। रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक किसी गाड़ी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शारिक ने पप्पू को सड़क की दूसरी तरफ भेज दिया। वो सड़क के किनारे से जरा हटकर खेतों में बैठ गया। 1:10 पर बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। वो होशियार हो गए। रोशनियां करीब आती जा रही थी। वो लोग खंडर से निकलकर सड़क के करीब खेत के किनारे पर आ गए और पौधों में छुपकर बैठ गए। शारिक ने एक बार फिर जफरी और शाहपरी को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। जफरी ने अपनी राइफल सबीना के हवाले कर दी और शाहपरी को इशारा किया। शाहपरी पौधों में रेंगती हुई सड़क के बिल्कुल करीब पहुंच गई। जफरी उससे चंद कदम पीछे था, लेकिन फिर वो भी शाहपरी के करीब पहुंच गया। हेडलैम्प्स की रोशनियां करीब आ गई। शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि वो पेडेरो ही थी, क्योंकि उसके हेडलैम्प्स किसी कार के मुकाबले में किसी कदर ऊंचे थे। पेडेरो भी तकरीबन 200 गज दूर थी कि शारिक ने शाहपरी को इशारा किया। वो खेत से निकलकर सड़क की तरफ दौड़ने लगी। साथ ही वो बचाओ बचाओ की आवाजें भी लगा रही थी। शाहपरी सड़क पर पहुंच रही थी कि जफरी ने भी खेत से निकलकर उसके पीछे छलांग लगा दी।
उस सड़क के एर किनारे पर उसे दबोच लिया। शाहबरी गिर गई। जफरी उससे गुतम गुता हो रहा था। शाहबरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस खेंचा तानी में उसकी कमीज कुछ और फट गई। पजारो करीब आ रही थी। जफरी ने शाहबरी का एक बाजू पकड़ दिया और उसे खेत की तरफ खींचने लगा। वो बार बार करीब आती हुई पजेरो की तरफ देख रही थी। शाहबरी सड़क पर घिसटते हुए हल्क फाड़ कर मदद के लिए चीख रही थी। उसने एक हाथ पजेरो की तरफ उठा रखा था, जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही हो। पजेरो भी तकरीबन 200 गज दूर थी। शाहबरी ने जफरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर सड़क पर दौड़ने लगी। जफरी ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद कदम के बाद ही उसने दोबारा शाहबरी को पकड़ लिया। इस मर्तबा शाहबरी के बाल उसके हाथ में आ गए थे। पजेरो में 3 आदमी बैठे हुए थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर हाजी अफजाल का दामाद अब्दुल शकूर था। उन लोगों ने सड़क पर यह मंदिर देखा तो चौंक गए। अब्दुल शकूर ने ड्राइवर को इशारा किया। उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। जफरी पजेरो की तरफ देख रहा था। पजेरो की रफ्तार एकदम तेज हो गई और फिर वो ब्रेकों की तेज चिचराहट की आवाज के साथ उनसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जफरी अब भी शाहबरी को बालों से पकड़े घसीटने की कोशिश कर रहा था। पजेरो रुकते ही 2 आदमी नीचे उतरे। उनमें एक ड्राइवर था और दूसरा पिछली सीट से उतरा था। अब्दुल शकूर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल था, जबकि नीचे उतरने वाले ड्राइवर के पास क्लाशनकोव और दूसरे आदमी के हाथ में भी पिस्तौल था। ड्राइवर ने नीचे उतरते ही जफरी पर राइफल तान दी। ए, छोड़ो इस लड़की को और अलग हट कर खड़े हो जाओ। ड्राइवर ने जफरी को राइफल की दाद में लेते हुए चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो? जफरी चीखा, यह हमारा जाती मामला है, इसमें कोई मुदाखलत ना करो तो बेहतर जाइए। जाओ अपना रास्ता लो, छोड़ दो इस लड़की को, रास्ता नापो का बच्चा। ड्राइवर चीखा, कौन है ये लड़की? इसे कहां से उठा कर लाए हो? मैंने कहा ना कि यह हमारा जाती मामला है, तुम लोग जाओ। जफरी ने जवाब दिया। उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ था। ये मुझे बस्ती से हलवा करके लाया है। शाहबरी अपने आप को बदसूल छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी, बचाओ, खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अब्दुल शकूर अपनी सीट पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। लड़की जवान और बेहद हसीन थी। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर आया। ए, वो जफरी पर पिस्तौल तानते हुए बोला, इस लड़की को छोड़ते हो या उड़ा दूं तुम्हारी खोपड़ी। जफरी की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसी लम्हे शाहबरी ने उसकी कलाई पर दांत गाड़ दिए। जफरी भी बिला उठा। शाहबरी ने एक झटके से अपने आप को छुड़ा लिया और अब्दुल शकूर की तरफ दौड़ी। जफरी उसके पीछे लपका, लेकिन ड्राइवर ने राइफल के इशारे से उसे रोक दिया। शाहबरी दौड़ती अब्दुल शकूर से लिपट गई। मुझे इससे बचा लो साहब जी, ये दरिंदा है, मुझे मार डालेगा। वो चीखी। अब्दुल शकूर का दिल उछलकर हल्के में आ गया। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसका दिल पसलियों का पिंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखता था उसमें किसी औरत का कुरम कोई नई बात नहीं थी। उसकी जिंदगी में कई औरतें आई थी, लेकिन शाहबरी ने उसके सांसों का तवाज़ुन बिगाड़ दिया था। वो इस तरह उससे लिपटी थी जैसे उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। अब्दुल शकूर की हालत गैर हो गई। कौन हो तुम? वो हकलाया। और ये आदमी कौन है? फिर कस्मे के गरीब अफगानों की छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। हम महाजिर है, अपने घर से निकलकर रोजगार की तलाश में दर दर के ठोकरे खाते हुए तकरीबन 6 महीने यहाँ पहले आए थे। यहाँ खेतों भरा में काम मिल गया था। ये आदमी, उसने जफरी की तरफ इशारा किया, तकरीबन 2 माह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हाजिस ने अपने साथियों की मदद से मुझे अगवा कर लिया। मुझे मस्ती से निकाल लाने के बाद इसके साथी किसी और तरफ चले गए और मुझे इस खंडर में ये ले आया। इसने धमकी भी कि अगर मैं इसे शादी नहीं करूंगी तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मेरे इनकार पे इसने दस्तदराजी शुरू कर दी। मैंने कपड़े फाड़ दिए। ये मेरी हिफ्फत लूटना चाहता था। मैं मौके से भाग निकली। अगर आप लोग इस तरफ ना आ जाते तो ये मुझे मार डालता। फिक्र मत करो, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब्दुल शकूर ने कहा। उसके दिल की धड़कनें बदस्तूर बेतरतीब हो रही थी। वो जफरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जफरी खौफजदा होकर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। ड्राइवर और उसका साथी भी चंद कदम आगे बढ़कर रुक गए। शाहबरी अब भी अब्दुल शकूर से लिपटी हुई थी। उसका एक हाथ मुसलसल हरकत कर रहा था। अब्दुल शकूर के पूरे जिस्म में सनसनी की सी लहरें दौड़ रही थी। दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। शाहबरी का हाथ जब उसके पिस्तौल भरे हाथ में पहुंचा तो उस वक्त भी उसे ख्याल नहीं आया था कि इसके साथ किसी किस्म का धोखा हो सकता है। शाहबरी ने इत्मीनान से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक कदम पीछे हटकर पिस्तौल अब्दुल शकूर की कनपटी से लगा दिया और घुर्राती हुई आवाज में बोली, अपने आदमियों से कहो असला फेंक दे वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अब्दुल शकूर को यूं लगा जैसे उस पर एडम बम फट पड़ा हो। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। ड्राइवर ने यह सूरत देख ली थी। अब्दुल शकूर ने बड़ी जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। वो बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। गोली मत चलाए, दाएं तरफ से एक चीखती हुई नुकसानी आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े। कोई गोली मत चलाए, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। ये शमीमा की आवाज थी। शाहबरी ने बड़ी तेजी से पजेरों की तरफ छलांग लगा दी। ड्राइवर ने भी बड़ी फुर्ती से घूमकर आवाज की तरफ क्लाशनकोव का ब्रस्ट मारा। उसके जवाब में उन पर 3 तरफ से गोलियां बरसने लगी।
शारिक जमीन और सड़क के दूसरी तरफ से पप्पू ने बैक वक्त फायर खोल दिया। ड्राइवर उसके साथ ही चिल्ली होकर गिर पड़े। अब्दुल शकूर भी सड़क पर इस अंदाज में बैठा था जैसे उठकर भागने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका था। उसे दरजे कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन सूरत हाल ने उसे हवास बख्ता कर दिया था। समीना और शारिक वगैरह खेतों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब्दुल शकूर उन्हें देख कर भी चल पड़ा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।